Hi there. In this video, I am going to cover up the second chapter of your English literature, that is a poem, Snowflakes. It is a poem written by Henry Wadsworth Longfellow. ठीक है? What do you mean by snowflakes? Snowflakes का मतलब क्या होता है? Snowflakes are small piece of snow that falls from the sky, a flake of snow, especially a feathery ice crystals. You can see these two demonstration or examples. Here you can see the small white particles are falling on the ground from the sky. देख सकते हो आप लोग स्काई से, आसमान से कुछ छोटे छोटे आइस के टुकड़े जो हैं वो गिर रहे हैं और वो बहुत ही हल्के हैं. ठीक है, दे आर फेदरी का मतलब होता है हल्का. ठीक है, तो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को बोलते हैं हम लोग स्नोफ्लेक्स. इससे आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है, वहां पे स्नोफॉल हो रहा है. वहां पे ठंडी का मौसम है, स्नोफॉल हो रहा है. और एंड यू कैन सी कि बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल द स्नोस आर गेटिंग डिपोजिटेड ऑन द लैंड एज अ लेयर एंड ऑन द ट्री टू. तो स्नो जो है वो लैंड पे और ट्री पे दोनों ही जगह क्या कर रहे हैं, आकर जमते जा रहे हैं और एक लेयर बना रहे हैं. ठीक है, एंड नाउ यू हैव टू इमेजिन अ सिचुएशन. एक सिचुएशन इमेजिन करो आप लोग कि आप घर से बाहर निकलते हो और आप देखते हो कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ स्नो है, आइस है, उसका एक लेयर जम चुका है. ठीक है, इस वजह से ना ही गाड़ियां चल पा रही हैं, ना ही एनिमल्स बाहर आ रहे हैं, ना ही बर्ड्स बाहर आ रहे हैं, कोई भी काम नहीं हो रहा है. आपके स्कूल्स बंद हैं, ठीक है, सारे मार्केट्स बंद हैं, लेकिन इस वजह से कोई भी काम नहीं हो रहा है और आप घर से बाहर नहीं आ सकते, खेल भी नहीं सकते. ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन हाउ वुड यू लाइक फील? कैसा फील करोगे आप? ऑब्वियसली सैड फील करोगे. ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दिस ओनली द पोएट हैज यूज्ड व्हाट? द स्नोफ्लेक्स एज अ साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन. इसी वजह से पोएट ने स्नोफ्लेक्स को साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा है, उसको यूज किया जाता है. और जनरली पोएट जो होते हैं ना वो कोल्ड सीजन को और विंटर सीजन को एक डिस्ट्रक्शन से कंपेयर करते हैं, मतलब तबाही से कंपेयर करते हैं. ठीक है, क्योंकि हर चीज रुक जाता है, कोई भी काम वहां पे नहीं होता. इवन जो फार्मर्स हैं, जो फार्मिंग करते हैं अपने फील्ड में जाकर, जो क्रॉप्स उगाते हैं, वो भी नहीं उगा सकते. क्यों? क्योंकि क्रॉप्स वहां पे उगने के लिए जमीन ही नहीं है, जमीन ढक चुकी है बर्फ से, तो क्रॉप्स कैसे उगेंगे, है ना? तो इस वजह से क्या होता है कि फार्मर्स भी अपने जो फील्ड्स हैं उसको छोड़ के चले जा चुके हैं. ठीक है, तो क्रॉप्स नहीं उगेंगे तो फिर कुछ समय के बाद आपको खाना भी नहीं मिलेगा. बर्ड्स जो हैं वो भी बाहर नहीं आ सकते बिकॉज वो इस तरह के स्नोफॉल में उड़ नहीं पाएंगे. एनिमल्स भी बाहर नहीं आ रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो वो कहीं छिपे हुए हैं. तो इस वजह से जो इस सीजन है, विंटर सीजन, इसको पोएट्स जो होते हैं वो हमेशा एक डिस्ट्रक्शन की तरह लेकर चलते हैं. ठीक है, नाउ वी विल सी द समरी, a short summary. Snowflakes is a symbol of winter season, that too very extreme cold winter season. ठीक है, then snowflakes mostly happens in the northern countries and hilly regions. Here winter season is not a welcoming thing and it is a chilling weather there. तो ऐसे जगह पे जो विंटर सीजन होता है वो बहुत ज़्यादा चिलिंग होता है, ठंडा होता है. ठीक है, इसलिए यहां पे लोग विंटर सीजन को पसंद नहीं करते हैं उतना. इट्स नॉट वेलकमिंग. ठीक है, वेलकमिंग नॉट अ वेलकमिंग थिंग, मतलब पसंद नहीं करते. पीपल इन दीज एरियाज आर स्टक इन साइड देयर हाउसेस. ठीक है, एज देयर इज वेरी लेस एक्टिविटी पॉसिबल. ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे काम नहीं चल रहा है, कोई सारे काम बंद हो चुके हैं, इस वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. यहां तक कि फार्मिंग भी बंद हो चुका है, फार्मिंग भी रुक चुका है. क्योंकि ग्राउंड्स पे सारे आइस के लेयर्स क्या हो गए हैं, फैल गए हैं, भर गए हैं, और इस वजह से सारे मूवमेंट्स रुक गई हैं. विंटर और कोल्ड इज ऑल्सो टेकन एज अ सिंबल ऑफ सैडनेस, ग्रीफ, एज एवरीथिंग इज हियर इज आइदर स्टॉप्ड और बिकम स्लो. तो क्योंकि विंटर सीजन को यहां पे क्यों डिस्ट्रक्शन माना जाता है, सैडनेस और ग्रीफ माना जाता है? क्योंकि विंटर सीजन में या तो कोई भी सारी चीजें रुक जाती हैं या तो फिर स्लो हो जाती हैं. ठीक है, जस्ट इमेजिन, आप एक बार अपने आप से कंपेयर करो. जब आप सैड होते हो तो क्या आप अपने सारे काम बहुत ही जल्दी जल्दी करते हो? नहीं करते हो ना, क्योंकि आप दुखी होते हो उस समय. और जब आप खुश होते हो
तब आप अपने सारे काम जल्दी जल्दी करते हो। तो अपने इमोशंस से यहां पे कोल्ड सीजन को जोड़ना है। इस पोएम में भी आपको ये चीज समझ में आएगा। तो विंटर सीजन जो होता है वो एक सैडनेस इसीलिए कंपेयर किया गया है उसको, क्योंकि विंटर सीजन में सब चीज रुक जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि द नेचर, मदर नेचर, जो हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, वो दुखी है, वो सैड है। ठीक है, तो इस तरीके से पोएट्स हमेशा विंटर सीजन को लेकर चलते हैं या समझते हैं। ठीक है, तो वी ट्रीट नेचर इज सैड इन द विंटर सीजन, वी कैन से, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इन द विंटर सीजन नेचर इज सैड, नेचर जो है वो दुखी है, और इसीलिए क्या है, विंटर सीजन आता है, दैट ड्रॉज विंटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वी विल गो टू द स्टैंजा। आउट ऑफ द बॉटम ऑफ द एयर, आउट ऑफ द क्लाउड फोल्ड्स ऑफ अ गारमेंट सेकन, ओवर द वुडलैंड ब्राउन एंड बेयर, ओवर द हार्वेस्ट फील्ड्स फोरसेकन, साइलेंट एंड सॉफ्ट एंड स्लो डिसेंड्स द स्नो। तो इस स्टैंजा का मतलब क्या है? इस स्टैंजा का मतलब यह है कि आउट ऑफ द बॉटम ऑफ द एयर, जो स्नो है, जो स्नोफ्लेक्स हैं, वो आते कहां से हैं? बॉटम ऑफ द एयर यहां पे मतलब कि एयर के हार्ट से आते हैं। कैसे? एयर के हार्ट से कैसे आते हैं? आपने वाटर साइकिल पढ़ा होगा ना। वाटर साइकिल में क्या होता है, जब वाटर्स जो है वो इवेपोरेट होते हैं और एयर जो है वो उन इवेपोरेटेड वाटर को, उन वाटर ड्रॉपलेट्स को, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनको उठाकर ले जाता है ऊपर और वो क्लाउड्स बनाता है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स जो एयर के अंदर में है, जो बॉटम ऑफ द एयर, वो वाटर ड्रॉपलेट्स ही बाद में स्नोफ्लेक्स बनते हैं। ठीक है, और वो जाकर क्लाउड्स में चले जाते हैं, और जब क्लाउड्स में जाने के बाद, जब क्लाउड्स अपने आप को शेक करता है, हिलाता है, ठीक है, मतलब यहां पे उसके जो गारमेंट्स हैं, यहां पे इसलिए बोला जा रहा है, गारमेंट्स का मतलब क्या होता है, क्लोथिंग। गारमेंट्स का मतलब होता है क्लोथिंग। तो क्लाउड्स जो हैं उनको नेचर का गारमेंट कहा गया है, मतलब नेचर के कपड़े माना गया है। ठीक है, और जो क्लाउड्स हैं जब वो हिलते हैं तब उनमें से ये स्नोफ्लेक्स गिरते हैं। ठीक है, तो आउट द बॉटम ऑफ द एयर मतलब कि एयर के जो हार्ट है, हार्ट मतलब एयर का जो हार्ट है, उसमें वो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो वाटर इवेपोरेट होने के बाद में एयर उनको ले जा रहा है। कहां ले जा रहा है? ऊपर ले जा रहा है, क्लाउड्स बनाने के लिए। ठीक है, और वो जो क्लाउड्स हैं वो नेचर के क्या हैं, एक क्लोथिंग्स हैं, कपड़े हैं। और वो जो क्लाउड्स जब अपने आप को हिलाते हैं, शेक करते हैं, तो क्या होता है, उससे स्नोफ्लेक्स गिरते हैं, स्नोफॉल होता है। ठीक है, तो यहां पे ये समझ गए कि स्नोफ्लेक्स आते कहां से हैं, स्नोफ्लेक्स कैसे आते हैं, ये समझ में आ गया। एग्जैक्टली। नाउ द स्नोफ्लेक्स आर कमिंग डाउन टू द अर्थ, स्नोफ्लेक्स जो है वो अर्थ पे आ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। एंड वेयर दे आर फॉलिंग, दे आर फॉलिंग ओवर द वुडलैंड्स ब्राउन एंड बेयर। यहां पे ब्राउन एंड बेयर का मतलब क्या है, जो ट्रीज हैं वो या तो उनके लीफ जो हैं वो ब्राउन हो चुके हैं, या तो फिर उनपे लीफ है ही नहीं। बेयर का मतलब होता है उनपे कुछ नहीं है, बेयर। ठीक है, तो जो ट्रीज हैं या तो उनपे लीफ है ही नहीं, या तो फिर वो ब्राउन हो चुके हैं। यहां पे वुडलैंड का मतलब क्या है, ट्रीज हैं। ठीक है, अ लैंड वेयर देयर आर मेनी ट्रीज। वुडलैंड का मतलब यहां पे हो सकता है फॉरेस्ट। ठीक है, यहां पे देखो, वुडलैंड का मतलब है फॉरेस्ट। ठीक है, तो वहां जहां पे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं। जो ट्रीज हैं वो या तो उनके पत्ते ब्राउन हो चुके हैं सूखकर। ठीक है, विंटर सीजन से जस्ट पहले कौन सा सीजन आता है, ऑटम सीजन आता है, पता है ना। तो ऑटम सीजन में जो लीफ है वो क्या हो जाते हैं, ब्राउन कलर या येलो कलर के हो जाते हैं। इसलिए यहां पे ऐसा बोल रहा है कि या तो लीफ जो है वो ब्राउन हो चुके हैं, या फिर उस पे लीफ है ही नहीं। ऐसे ट्रीज पे जो स्नोफॉल होता है वो ट्री को कवर कर देता है। ओवर द वुडलैंड्स ब्राउन एंड बेयर, देन ओवर द हार्वेस्ट फील्ड्स फोरसेकन। हार्वेस्ट फील्ड का मतलब क्या होता है, हार्वेस्ट मतलब ऐसी फील्ड जहां पे फार्मिंग होती है, जहां पे फार्मिंग होती है। हार्वेस्ट फील्ड मतलब ऐसी फील्ड जहां पे हार्वेस्टिंग होती है या फिर फार्मिंग होती है, जहां पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं और काटे जाते हैं।
ऐसे फील्ड पे भी वो बर्फ गिर जाता है, एक लेयर बना लेता है। यहाँ पे भी ओवर द हार्वेस्ट फील्ड्स फॉरसेकन, और इसी वजह से जो फार्मर्स हैं वो उन्होंने क्या किया है, उस फील्ड को छोड़कर चले गए हैं, वो फोरसेक कर दिए हैं उस फील्ड को। फोरसेक का मतलब होता है अबेंडन करना, छोड़ देना, टू अबेंडन, ठीक है। तो फोरसेक कर दिया है उन लोगों ने, फार्मर्स ने। क्यों? क्योंकि अब फील्ड जो है वो फार्मिंग के लायक नहीं है, उसके ऊपर बर्फ जम चुके हैं, ठीक है। और जो बर्फ है वो कैसे गिरता है, वो साइलेंटली गिरता है। जो बर्फ है वो बहुत ही धीरे धीरे गिरता है, बिना किसी आवाज के, एंड वो सॉफ्ट भी है, वो बहुत ही सॉफ्ट है और वो बहुत ही धीरे गिरता है। बारिश की तरह तेज तेज नहीं गिरता, पानी की तरह नहीं गिरता वो, ठीक है। और वो डिसेंड्स द स्नो। तो स्नो जो है, यहाँ पे हम बेसिकली पूरे स्टैंजा में हम इस स्नो के बारे में ही बात कर रहे हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है। इस पूरे स्टैंजा में हम स्नो के ही बारे में बात कर रहे हैं, या फिर स्नोफ्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्नोफ्लेक्स है वो कहां से आता है, एयर के बॉसम से आता है, बोसम या फिर हार्ट से आता है, एयर के बोसम से या फिर हार्ट से आता है। एयर के हार्ट में क्या है, पानी, वाटर ड्रॉपलेट्स जो ऊपर जा रहे हैं, क्या बनाने के लिए, क्लाउड्स बनाने के लिए। वाटर साइकिल में पढ़ा होगा आपने। एंड आउट ऑफ द क्लाउड्स फोल्ड्स द गारमेंट सेकन। और क्लाउड्स जो हैं उनको यहाँ पे मदर नेचर का क्या माना गया है, गारमेंट्स माना गया है, मतलब क्लोथिंग्स माने गए हैं। और वो जो क्लोथिंग्स जब हिलते हैं तो उनमें से स्नोफ्लेक्स होता है। और वो स्नोफ्लेक्स जो है वो वुडलैंड, मतलब कि जंगलों के पेड़ पे, जो कि इनमें पत्ते जो हैं वो या तो सूख चुके हैं या फिर है ही नहीं उस पे पत्ते, ऐसे पेड़ पे जाकर वो जमा हो जाता है, वो बर्फ गिरता है। और साथ ही साथ वो बर्फ कहाँ गिरता है, वो हार्वेस्ट फील्ड पे भी गिरता है, मतलब ऐसे फील्ड पे जहाँ पे क्रॉपिंग होती थी, जहाँ पे फार्मिंग होती थी, ऐसे फील्ड पे भी वो गिर जाता है। और इस वजह से जो फार्मर्स हैं उन्होंने उस फील्ड को छोड़ दिया है, उसको छोड़कर वहां से चले गए हैं, ठीक है। अब वहां पे फार्मिंग भी नहीं हो रही, वहां पे काम रुक चुका है। और ये स्नो होते हैं, ये जो स्नो होता है वो कैसे गिरता है, वो साइलेंटली गिरता है, वो सॉफ्ट होता है और स्लोली गिरता है, पानी की तरफ फास्ट नहीं गिरता। डिसेंट का मतलब होता है गिरना, ऊपर से नीचे की तरफ गिरना, ठीक है। टू पास फ्रॉम द हायर टू द लोअर प्लेस, ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ गिरना। जो स्नो होता है वो गिरता है, कैसे गिरता है, बहुत ही धीरे धीरे गिरता है, और वो बिना किसी आवाज के गिरता है। और वो क्या करता है, सॉफ्ट भी होता है, पानी की तरह नहीं होता। जब रेन होता है पता है आपको, वो साइलेंट नहीं होता, रेन साइलेंट नहीं होता, स्लो भी नहीं होता, रेन फास्ट होता है। लेकिन स्नोफ्लेक्स जो होते हैं वो कैसे गिरते हैं, स्लोली गिरते हैं, और वो साइलेंट होते हैं, और साथ ही साथ वो सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा का बेसिकली मतलब यही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द फिगर ऑफ स्पीच हियर यूज्ड। तब हम फिगर ऑफ स्पीच को देखेंगे यहाँ पे, जो फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है इस पोएम में, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, दिस इज फिगर ऑफ स्पीच, FIGURE ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। यहां पे दो फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं, एक पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है, ठीक है, और एक यूज किया गया है एलिट्रेशन। मैं बताता हूं पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, जब आप किसी नॉन लिविंग थिंग को, लाइक हियर एयर इज अ नॉन लिविंग थिंग, एयर जो है वो एक नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन जब किसी एक नॉन लिविंग थिंग को हम लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि जो नॉन लिविंग थिंग है, पोएट जो है उसको इस तरीके से ट्रीट करता है जैसे ये एयर जो है वो जिंदा है, उसके अंदर जान है, उसके अंदर लाइफ है, ठीक है। पता कैसे चल रहा है, यहाँ पे पता ऐसे चल रहा है क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि एयर के पास क्या है, बुसम है, बुसम मतलब हार्ट है उसके पास। हार्ट किसके पास होता है, लिविंग थिंग के पास होता है। इसलिए यहाँ पे एयर जो है वो क्या हो रहा है, पर्सोनिफाई हो रहा है, एयर जो है वो पर्सोनिफाई हो रहा है। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन, समझ में आ गया ये वाला बात। देन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब होता है किसी भी एक वर्ड, एक ही लाइन को देखना होता है हम लोग को, ओनली वन लाइन। जैसे कि हम लोग यहाँ पे दो लाइन देखेंगे किसके लिए, एलिट्रेशन के लिए। एक ये वाला लाइन देखेंगे और एक ये वाला लाइन देखेंगे और एक ये वाला लाइन देखेंगे। ये तीन लाइन में एलिट्रेशन है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हो रहे हैं एक साथ, जिनके फर्स्ट लेटर जो हैं उनके साउंड्स सेम है। जो स्टार्टिंग हो रहा है जिससे वो, उनके साउंड्स सेम है। दैट इज ब्राउन बेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। जब कभी भी एक सेंटेंस के अंदर या एक ही लाइन के अंदर में दो से ज्यादा वर्ड्स क्या हो रहे हैं, एक ही लेटर से स्टार्ट होते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन,
ठीक है, ठीक उसी तरह यहां पे भी देखो F से स्टार्ट हो रहा है, फील्ड्स एंड फोरसेकन, तो यहां पे भी एलिट्रेशन है। इसी तरीके से इसमें भी देखो, इसमें भी S S S, यहां पे भी S S S 3 बार यूज हो रहा है और लगातार यूज हो रहा है, ये भी एलिट्रेशन है। ठीक है, तो ये 3 चीजें, 2 यहां पे फिगर ऑफ स्पीच याद रखना है। वन मोर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट इज राइम। राइम क्या होते हैं? राइम होते हैं ये देखो, दिस इज कॉल्ड A, दिस इज B, दिस इज A B C C, दैट इज AB AB C C, ये इसका राइमिंग पैटर्न है। हाउ वी केम टू नो दैट इट इज AB AB C C? वी ऑलवेज सी द लास्ट वर्ड, ठीक है, ऑफ ए लाइन। हमेशा लाइन के लास्ट वर्ड को देखना होता है राइमिंग के लिए। राइमिंग के लिए हमेशा लास्ट वर्ड को देखते हैं, ठीक है, लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड को हम देखते हैं राइमिंग के लिए। लास्ट वर्ड को देखेंगे, किसको देखेंगे? एयर को और बेयर को, ठीक है। तो एयर और बेयर दोनों का जो लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर, जैसे कि हम लोग एलिट्रेशन में फर्स्ट लेटर देखते थे, हम लोग राइमिंग देखते वक्त लास्ट लेटर देखते हैं। तो यहां पे लेटर भी नहीं, हम लोग को बेसिकली बोलना चाहिए, हम लोग साउंड्स देखते हैं, ठीक है, साउंड, साउंड को यहां पे देखना है। जैसे कि एयर और बेयर का जो साउंड है वो सेम है, इसी वजह से ये क्या हो रहे हैं? एलिट्रेट हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से शेकन और फोरसेकन दोनों का भी न साउंड जो है वो मैच कर रहा है, इसी वजह से ये बी और बी जो है वो राइमिंग है। इस तरीके से यहां पे स्लो, स्लो एंड स्नो, हियर स्नो एंड स्लो आर राइमिंग इन द सेम पैटर्न बिकॉज दे आर साउंडिंग सेम एट द एंड, वो एंड पे सेम साउंड कर रहे हैं, ओ साउंड आ रहा है वहां पे, ठीक है, इसलिए यहां पे ये भी राइमिंग है। राइमिंग में ध्यान रखना है कि लास्ट वर्ड को देखना है, लेकिन उनके लास्ट लेटर को नहीं देखना है, लास्ट साउंड को देखना है, ठीक है, लास्ट वर्ड के लास्ट साउंड को, लास्ट वर्ड के लास्ट साउंड को देखना है। जैसे कि एयर बेयर, इसमें स्पेलिंग तो लेटर तो अलग है, आर है और ई है, लेकिन साउंड तो सेम है ना, एयर साउंड और बेयर साउंड, लास्ट में साउंड एक ही आ रहा है। शेकन स्नो और स्नो, ठीक है, ये भी क्या है? राइमिंग। दिस इज हाउ द राइमिंग पैटर्न इज मेड हियर इन दिस स्टैंजा। और एक चीज ध्यान रखना है कि राइमिंग पैटर्न सभी स्टैंजास में सेम रहेंगे, किसी में भी अलग नहीं है, ठीक है। टोटल 3 स्टैंजास हैं इस पोएम में। आउट ऑफ दिस 3 स्टैंजास, ऑल द 3 स्टैंजास हैव 6 लाइन्स एंड दे आर राइमिंग इन द सेम पैटर्न, ठीक है, राइमिंग सेम पैटर्न में है। द नेक्स्ट स्टैंजा, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा नाउ। It is second stanza. Even as our cloudy fancies take suddenly shape as some divine expression. ठीक है, तो यहां पे in here the poet has used our cloudy fancies, like here cloudy fancies. Cloudy fancies मतलब यहां पे पोएट ने बोला है कि ये जो फैंसीज है, दैट इज इमेजिनेशन, फैंसी का मतलब होता है इमेजिनेशंस, जो हमारे इमेजिनेशंस हैं वो क्लाउड्स की तरह होते हैं, ठीक है, वो कभी भी अपना शेप बदल लेते हैं, सडनली दे चेंज देयर शेप्स, ठीक है, सडनली शेप इन सम डिवाइन एक्सप्रेशन। और हम जो भी सोचते हैं, जो भी हम फील करते हैं, कई बार क्या होता है वो एक डिवाइन एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भगवान जो हैं, जो गॉड हैं, वो हमारी बात सुन लेते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस को सुन लेते हैं और वो उसे पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो एक डिवाइन या फिर गॉड लाइक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जिस तरह से हमारे क्लाउडी एक्सप्रेशंस होते हैं, क्लाउडी फैंसीज होती हैं, ठीक है, उसी तरीके से जो नेचर होता है उसके भी कुछ इमोशंस होते हैं, उसके भी कुछ फीलिंग्स होते हैं, ठीक। इवन एज द ट्रबल्ड हार्ट डोथ मेक, जैसे हमारे जो ट्रबल्ड हार्ट होते हैं, जैसे हमारे मन में भी कई बार क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी बातें होती हैं जो हम किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, और उन सब बातों से हमारा जो मन है वो भारी हो जाता है, दुखी हो जाता है ना। तो यहाँ पे ट्रबल्ड का मतलब है प्रॉब्लम, ट्रबल का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रॉब्लम।
प्रॉब्लम है यहाँ पे ट्रबल का मतलब। तो जिस तरीके से हमारे मन में कोई प्रॉब्लम होता है उसी तरीके से नेचर के मन में भी कुछ प्रॉब्लम्स होता है। लेकिन जब हम उस प्रॉब्लम्स को हम लोग अपने मन से कैसे निकालते हैं, कहीं जाते हैं, हम किसी से जाके बात करते हैं, किसी से कन्फेस करते हैं, है ना। देखो यहाँ पे कन्फेस करना, तो जिस तरीके से हम अपनी प्रॉब्लम्स को अपने मन से बाहर निकालने के लिए कन्फेस करते हैं, हम दूसरों को जाकर बताते हैं, तो बताने से क्या होता है, हमारे मन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं और हमारा मन जो है वो हल्का हो जाता है। ठीक उसी तरह जो नेचर होता है, जो स्काई होता है, वो भी अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह दिखाता है, इसी तरीके से एक्सप्रेस करता है या कन्फेस करता है। लेकिन जब वो कन्फेस करता है तो वो किस रूप में कन्फेस करता है, वाइट काउंटेनेंस में कन्फेस करता है। वाइट काउंटेनेंस का मतलब यहां पे क्या है, स्नो फ्लेक्स, ठीक है, स्नो फ्लेक्स। तो जब जिस तरीके से हम लोग अपने इमोशंस को कैसे बताते हैं, अपने मुंह से बताते हैं, जाके हम किसी से बात करते हैं साउंड्स के थ्रू, लेकिन क्योंकि नेचर उस तरीके से बात नहीं कर सकता तो वो फिजिकल किसी रूप में जो वो हमें दिखा सके, वो हमें अपने इमोशंस दिखाता है, वो हमें अपने इमोशंस को शो करता है। वो अपने इमोशंस को कैसे शो करेगा, वो कैसे अपनी फीलिंग्स, अपनी प्रॉब्लम्स को कन्फेस करेगा, ठीक है। हमारे पास तो बोलने के लिए अपने पास साउंड है, हम जाते हैं किसी से बात कर लेते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो जाती हैं, हम कन्फेस कर लेते हैं। लेकिन नेचर का जो कन्फेस करने का तरीका होता है वो कैसा होता है, नेचर का कन्फेस करने का तरीका होता है ये स्नोफ्लेक्स। जब कभी भी वो दुखी होता है तो वो क्या करता है, अपने स्नोफ्लेक्स के थ्रू, जब वो स्नोफ्लेक्स को गिराता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम्स, अपने दुख को कन्फेस कर रहा होता है, अपने प्रॉब्लम्स को बता रहा होता है, ठीक है। तो स्नोफ्लेक्स के रूप में वो अपनी प्रॉब्लम्स को कन्फेस करता है। कन्फेस का मतलब क्या होता है, अपने प्रॉब्लम्स को एडमिट करना, अपनी बातों को बताना। और काउंटेनेंस का मतलब होता है अपीयर, जो दिखता है आपको उसको बोलते हैं काउंटेनेंस, कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो उसका जो दुख है वो कैसा दिख रहा है, स्नोफ्लेक्स के रूप में दिख रहा है हमें। तो इट इज अ वाइट काउंटेनेंस, इसलिए यहाँ पे वाइट बोला हुआ है। स्नोफ्लेक्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, इसलिए यहां पे व्हाइट बोला हुआ है। द ट्रबल्ड स्काई रिवील्स द ग्रीफ इट फील्स, ठीक है। तो ये जो स्काई है इस रूप में, इस स्नोफ्लेक्स के रूप में अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जो दुख है वो कैसे करता है, दिखाता है। किस तरह, इसके व्हाइट काउंटेनेंस मतलब कि स्नोफ्लेक्स के रूप में अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने दुख को दिखाता है, ठीक है, जो वो फील करता है, ठीक है। इस सेंटेंस, इस स्टैंजा का मतलब यही है बेसिकली। तो स्नोफ्लेक्स को पोएट ने बेसिकली ये कहा है कि स्नोफ्लेक्स जो हैं वो कुछ नहीं, नेचर के कन्फेशन है, नेचर का प्रॉब्लम्स जो होते हैं, नेचर जब दुखी होता है तो वो इस तरीके से कन्फेस करता है, ठीक है। तो इसको हम अपने फीलिंग्स के साथ जोड़ सकते हैं। जैसे हम अपने प्रॉब्लम्स को कन्फेस करने के लिए किसी के पास जाते हैं, ठीक उसी तरह से नेचर भी अपनी प्रॉब्लम्स को कन्फेस करने के लिए किसी के पास जाता है, ठीक है। यहां पे जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो है सिमिली। एक आपको याद रखना है सिमिली, दैट इज दिस। सिमिली का मतलब होता है कंपैरिजन। जब आप किसी एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करते हो विद द यूज ऑफ वर्ड, एक वर्ड यूज करना होता है आपको इसके साथ में, दैट इज एज। जब कभी भी आप ये एज वर्ड यूज करते हो या लाइक वर्ड यूज करते हो किसी दो चीज को कंपेयर करने के लिए, तब हम लोग उसको बोलते हैं सिमिली। यहां पे क्या है, हमारी जो फैंसीज हैं उनको क्लाउड से कंपेयर किया गया है, हमारी जो फैंसीज होती हैं उनको क्लाउड से कंपेयर किया गया है, इसलिए यहाँ पे इसको सिमिली कहा जाएगा। बिकॉज हमारी जो फैंसीज, मतलब हमारे जो इमेजिनेशंस होते हैं उनको क्लाउड से कंपेयर किया गया है। क्यों कंपेयर किया गया है, क्योंकि हमारी जो फैंसीज होती हैं वो क्लाउड्स होते हैं, दोनों में एक सिमिलैरिटी है। और वो सिमिलैरिटी क्या है कि क्लाउड्स जो होते हैं वो ठीक हमारे फैंसीज की तरह अपने शेप्स हर समय बदलते रहते हैं, ठीक है, इसलिए यहां पे यूज किया गया है। सेकेंड इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, जैसे कि मैंने बताया कि एलिट्रेशन जो होता है वो यहाँ पे काउंटेनेंस और कन्फेशन में यूज किया गया है, बिकॉज यहाँ पे सी जो है वो रिपीट हो रहा है। क्लियर। नाउ इज स्काई। स्काई जो है वो यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है, स्काई इज पर्सोनिफाइड हियर। स्काई को यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है बिकॉज स्काई को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि स्काई जो है वो ग्रीफ कर रहा है, मतलब दुखी है। और दुखी कौन होता है, जो लिविंग थिंग होते हैं वही दुखी होते हैं। स्काई को हम लोग दुखी यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए स्काई जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्काई को एक ग्रीफ की तरह, ग्रीफ दिखा रहा है, दुख दिखा रहा है, और इसी वजह से हम लोग स्काई को यहाँ पे पर्सोनिफाई कर रहे हैं। स्काई को यहाँ पे हम लोग पर्सोनिफाई कर रहे हैं। क्लियर।
अगेन यू कैन सी द राइमिंग पैटर्न ए बी सी सी, ठीक है, तो सेम राइमिंग पैटर्न है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम राइमिंग पैटर्न इट इज, यस। नेक्स्ट स्टैंजा वी आर गोइंग टू, सो दिस इज द थर्ड स्टैंजा। दिस इज द पोएम ऑफ द एयर, slowly in silent syllable recorded. This is the secret of despair, long in its cloudy bosom hoarded, now whispered and revealed to woods and field. Okay, in this stanza also you can see how the rhyming patterns are A, B, C, C. As I have said, that the rhyming pattern of all three stanzas are same. In this stanza also the rhyming pattern is same. तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है. Now we'll go to the meaning of the stanza. This is the poem of the air. ये जो poem है, the poet is saying that this poem that he has written is the poem of air. ये जो poem है वो किसका poem है? Air का poem. And it is written how? It is written slowly, silently, and written means recorded. Recorded means what? Here recorded का मतलब है written. ओके, तो ये जो पोएम है वो लिखा गया है, ठीक है, वो कैसे लिखा गया है? बहुत ही धीरे धीरे और साइलेंटली लिखा गया है, ठीक है। और इस पोएम को लिखा किसने है? पोएट इज सेइंग समवेयर दैट दिस पोएम इज रिटन बाय स्नो, ठीक है। जो पोएम जो है वो स्नो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। दिस इज व्हाट पोएम इज सेइंग। जिस तरह से स्नो धीरे धीरे गिरता है बिना किसी आवाज के, ठीक उसी तरह स्नो जो है वो धीरे धीरे गिर रहा है और अपने बिना किसी आवाज के, और वो इस पोएम को लिख रहा है। जो पोएम किसका है? एयर का पोएम है, ठीक है। तो यहां पे जो इस स्टैंजा में जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा एयर है। नाउ दिस इज द सीक्रेट ऑफ द डिस्पेयर, लॉन्ग इन इट्स क्लाउडी बोसम होर्डेड। तो ये जो पोएम है ये क्या है? ये एक सीक्रेट ऑफ डिस्पेयर है, एयर का, या बोल सकते हैं नेचर का बोलना चाहिए। ये एक सीक्रेट है जो कि एक डिस्पेयर है, एक प्रॉब्लम है। डिस्पेयर का मतलब होता है होपलेसनेस और सैडनेस, ठीक है। तो होपलेस होना या सैड होना उसको हम लोग बोलते हैं डिस्पेयर होना। तो डिस्पेयर का मतलब यहां पे हो सकता है प्रॉब्लम भी हम बोल सकते हैं, प्रॉब्लम्स। जो हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं ठीक उसी तरह जो नेचर के भी प्रॉब्लम्स होते हैं। यहां पे हम खुद से कंपेयर कर सकते हैं इसको। कैसे? जैसे हमारे बहुत सारे लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं, हम अपने मन में उस प्रॉब्लम्स को छिपा कर रखे रहते हैं, वो हमारे सीक्रेट्स होते हैं, वो हम किसी से शेयर नहीं करते। ठीक उसी तरह से नेचर के भी अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो किसी से शेयर नहीं करते अपने प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये जो एयर है इसका जो सीक्रेट है वो अपने पास रखा रहता है। वो कहाँ रखता है? उसको क्लाउडी बूशम में रखता है, मतलब कि बादलों में रखता है। वो जो अपने सीक्रेट्स हैं वो कहाँ रखता है? बादलों में रखता है, क्लाउडी में रखता है। एंड बुसम अगेन इज हार्ट, ठीक है। बुसम का मतलब है हार्ट। तो वो जो बुसम मतलब कि क्लाउड का जो बुसम है, जो क्लाउड्स हैं, उसको यहाँ पे हार्ट की तरह बोल रहा है, और बोल रहा है कि वो अपने हार्ट के अंदर छिपा कर उसके रखे रहता है। होर्डेड का मतलब क्या होता है? होर्डेड का मतलब होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इज कलेक्टेड, मतलब जमा करना, वहां जमा करके उन सीक्रेट्स को रखे रहता है। और जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिस तरह से हमारे अंदर जब मन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम चाहते हैं कि हम वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं किसी के साथ जाकर शेयर करें, ताकि हमारे जो मन में जो भार है, जो दुख है, वो कम हो सके, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से नेचर भी चाहता है कि वो अपनी प्रॉब्लम जाके किसी से शेयर करे। तो नेचर अपनी प्रॉब्लम किससे शेयर करता है? नेचर अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है वुड्स से और फील्ड्स से। वुड्स का मतलब ऑब्वियसली यू कैन से इज फॉरेस्ट, एंड फील्ड्स का मतलब आपको पता ही है। तो ओवरऑल द स्टैंजा मीन्स दैट दिस एयर इज रिटन बाय स्नो, इज अ पोएम रिटन बाय स्नो, एंड इट इज रिटन स्लोली साइलेंटली इन अ साइलेंट सिलेबल्स। सिलेबल का मतलब होता है साउंड,
ठीक है, स्लेबर का मतलब होता है साउंड। सो दिस इज द सीक्रेट ऑफ डिस्पेयर लॉन्ग इन इट्स क्लाउडी बोसम होल्डेड। तो ये जो एयर का जो पोएम है वो बेसिकली क्या है, एक सीक्रेट ऑफ डिस्पेयर है, मतलब कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का एक सीक्रेट है जो वो अपने क्लाउडी बोसम में छुपा कर रखता है, जमा हो जाता है वो, और उसको बाद में जब वो अपने जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि जमा करके रखा है अपने अंदर में, वो जब छिपाता है, जब वो किसी के साथ शेयर करता है, सी विस्पर्ड एंड रिवील्स, एंड वो विस्पर करता है और रिवील करता है किसको, वुड्स को और फील्ड्स को, कैसे, थ्रू स्नोफ्लेक्स के थ्रू क्या करता है, शेयर करता है वो अपनी प्रॉब्लम्स। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ द स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा। नाउ हियर ऑल्सो एयर इज पर्सोनिफाइड, तो ये ध्यान रखना है कि एयर जो है वो क्या है, पर्सोनिफाइड है, ये वाला पॉइंट। स्लोली इन साइलेंट सिलेबल इज अ एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन, तो ये पॉइंट भी याद रखना है। बाकी इस स्टैंजा में कुछ भी नहीं था। सो विल गो अहेड टू द लास्ट स्लाइड, that is conclusion. Poet has treated the element in nature so beautifully that they all seems to be living. तो पोएट जो है वो इस पोएम में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको बहुत ही ब्यूटीफुली यूज किए हैं, जैसे लगता है कि वो सभी कुछ, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो जिंदा हैं, जैसे कि स्काई, एयर, क्लाउड्स, दे आर ऑल लिविंग, ऐसा फील होता है, ठीक है। पोएट हैज हाईलाइटेड द वे नेचर ग्रीफ एज वी डू थ्रू विंटर सीजन। तो जैसे हम अपनी ग्रीफ्स को, जैसे हम अपनी ग्रीफ्स को क्या करते हैं, किसी को जाकर बताते हैं, समझाते हैं या अपनी ग्रीफ को कम करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक उसी तरह से नेचर भी क्या करता है, अपनी ग्रीफ को क्या करता है, शेयर करता है कम करने के लिए, और उसके लिए वो क्या करता है, विंटर सीजन का सहारा लेता है, विंटर सीजन का, ठीक है, ध्यान रखना है। विंटर सीजन इज हियर सिंबलाइज्ड एज द प्रॉब्लम और स्नोफ्लेक्स आर सिंबलाइज्ड एज द ग्रीफ। यहाँ पे स्नोफ्लेक्स को ग्रीफ की तरह सिंबलाइज किया गया है, ठीक है, और विंटर सीजन को यहाँ पे प्रॉब्लम्स की तरह सिंबलाइज किया गया है। नेक्स्ट आर द डेफिनेशंस ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ये आपको ध्यान रखना है, एंड इट इज these three are used in the poem, that is personification, alliteration and simile. I have explained it in the poem. You can write a definition if you want. Okay, then this is how the poem is completed, chapter is completed, and now we'll be signing off, and this is a bye to you all.